150 से ज्यादा 150 प्लस पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकवादी संगठन इस वक्त एक्टिव है। 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे जुड़े हुए कितने होंगे? हजारों। फिर भी पाकिस्तान कहता है कि हमारी जमीन पर कोई आतंकवादी नहीं है। जो पाकिस्तान कसाब तक को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर चुका, उसको कोई भी सबूत दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। 150 आतंकवादी संगठन, हजारों उससे जुड़े हुए आतंकवादी। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन के जिम्मे और हिस्से सिर्फ 5 काम हैं। और इन 5 कामों में भी सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ एक काम पर है। ये काम 5 कौन से हैं? 150 आतंकवादी संगठन कैसे फलते फूलते हैं, इनके लॉन्चिंग पैड वहां कहां पर है, इनके टेरर ट्रेनिंग कैंप कहां पर है, ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले 2 बातें और 2 वीडियो और ऑडियो आपको सुनाना और दिखाना चाहता हूं। बड़ी खूबसूरत बात कही थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हम दोस्त अपनी मर्जी से बनाते हैं, लेकिन पड़ोसी अपनी मर्जी से नहीं चुनते और न चुन सकते हैं, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। हम दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये बात जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कही। बदलना मुमकिन इसलिए नहीं है कि पड़ोसी कोई इंसान तो है नहीं कि चलो आज इससे बात नहीं करेंगे, किसी और से करेंगे, इसके घर नहीं जाएंगे, इससे मिलेंगे नहीं, उसके रास्ते में नहीं जाएंगे। वो ऑलरेडी एक फिक्स जगह पर है। और बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, तो हम बदल नहीं सकते। अब इसी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त जो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ये अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू देते हैं। शायद पाकिस्तान के हिस्ट्री के ये पहले डिफेंस मिनिस्टर होंगे जो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि हम आज से नहीं बरसों से ये आतंकवादियों को पालने पोसने का गंदा काम कर रहे हैं। खुलकर बोलने वाला पाकिस्तान का कोई रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हम ये गंदा काम कर रहे हैं। अमेरिका के कहने पर भी या ब्रिटेन की मदद के लिए भी पर कर रहे हैं। कम से कम माना पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कि वो इस गंदे काम में शामिल है। अब आज की कहानी सुनाओ उससे पहले एक डेटा मेरे पास सिर्फ 2002 से 2018 तक का है, मतलब 16 साल का ये डेटा है पाकिस्तान का। इन 16 सालों में यानी 2002 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में अनगिनत आतंकवादी हमले हुए होंगे, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ एक खास डेटा निकाल कर लाया हूं और वो ये है कि इन 16 सालों में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों की अलग अलग मस्जिदों में, मस्जिद यानी जिसे खुदा का घर कहते हैं, और ये याद रखिए ये पाकिस्तान है, मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां पर। तो पाकिस्तान के 104 मस्जिदों में धमाके किए गए, हमले किए गए। फिदाई जो बॉम्ब पहन कर गए और नमाज पढ़ते हुए लोगों को उड़ा दिया। इन 104 मस्जिदों पर हुए हमले में पिछले 16 सालों में 1368 लोगों की जान गई, 2748 लोग घायल हुए। यानी कि पाकिस्तान के 104 मस्जिदों को निशाना बनाया। और किसने बनाया? उन्हीं मुस्लिम आतंकवादियों ने, जो ये कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, हमें हूरें मिलेंगी, हम जन्नत जाएंगे। अब इन जाहिलों को कोई ये बताए कि तुम मस्जिद जिसको खुदा का घर कहते हैं, उसी घर में घुसकर उसी के बंदे को मार रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम जन्नत में जाओगे। और ये तो वो जगह थी कि जहां आपको पूछना भी नहीं था किसी से कि कलमा पढ़ो, क्योंकि उन आतंकवादियों को मालूम था कि ये सारे जो नमाज पढ़ रहे हैं इनको कलमा मालूम होगा। तो वहां तो उन्होंने कलमा नहीं पूछा, फिर मारा क्यों? ये बताता है इन 104 मस्जिदों पर होने वाला हमला कि इन आतंकवादियों के लिए जो धर्म और मजहब और जिहाद है ये सिर्फ एक दिखावा है। असल में इसी के आड़ में ये लोग खूनी खेल खेलते हैं। इनके आका बैठकर पैसे कमाते हैं, पावर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें मदद करता है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI। वरना बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आप पहलगाम में आकर धर्म मजहब पूछते हो, कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हो, और तुम जो कलमा पढ़ लेते हो उसे छोड़ देते हो क्योंकि वो मुसलमान है। तो कश्मीर के मुसलमानों से तो तुम्हारी हमदर्दी है, लेकिन तुम्हारे अपने पाकिस्तान के अंदर मस्जिद में लोग सजदे में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और उनको बॉम्ब से उड़ा रहे, उनके ऊपर AK-47 चला रहे, तो वहां के अपने ही मुसलमानों से तुम्हें हमदर्दी या मोहब्बत नहीं है? ये वहां के मुसलमान पक्के सच्चे मुसलमान नहीं है? ये 104 मस्जिद पाकिस्तान पर हुआ हमला
सिंपल मैसेज देता, और यही चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए कि उन आतंकवादियों का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं है, नफ़रत की खाई को गहरा करना है, कश्मीरियों से नफ़रत करवानी है, कश्मीर के बाहर के जो बाकी राज्य वहाँ के हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ़रत की खाई को चौड़ी करनी है, और यही उनका मकसद है। लेकिन ये मकसद सिर्फ इस एक एग्जाम्पल से इसकी हवा निकल जाती है कि 104 मस्जिद, तुम अपने आप को खुदा के बंदे कहते हो, तुम कहते हो कि तुम इस्लाम के लिए काम कर रहे हो, तुम जिहाद कर रहे हो। अरे तो तुम अपने खुदा के घर में घुस के लाशें बिछा रहे हो, वो भी उन्हीं खुदा के बंदों की। तो ये तुम्हारा कैसा इस्लाम और कैसा जिहाद है? कोई पूछे ही ना आतंकवादियों से और इनके आकाओं से कि ये फिर कैसा फ़र्क है, जवाब मिल जाएगा। ये सिर्फ डेटा इसलिए आपको बताया ताकि बता सको कि इनके लिए ये सब कोई मतलब नहीं। इनकी एक भूख है, इनकी खूनी खेल खेलना है, इनके आकाओं को पैसे कमाने हैं, उनको पावर चाहिए, शोहरत चाहिए, बस यही काम है। बाकी बेकसूर लोग मरें, इनके अपने लोग मरें, बेकसूर सैलानियों को मारे, उनसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो रही कहानी का तीसरा पहलू। अब आप आज की कहानी सुनाता हूँ। लास्ट ईयर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, अब तो खैर हट गए, हार गए थे चुनाव, जो बाइडन, उनका एक स्टेटमेंट था जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में था। उनका स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। कि जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त थे कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है और उसके पास बिना किसी निगरानी के न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, और उनके पास 150 से ज़्यादा आतंकवादी संगठन है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बाकायदा रिकॉर्ड पर बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर 150 से ज़्यादा आतंकवादी संगठन है। और बाइडन ने गलत नहीं कहा था। इस डेटा के पीछे एक कहानी थी। कहानी ये थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2024 में एक डेटा रिलीज किया था, और इस डेटा में उसने कहा था, यूएनएससी ने, कि पाकिस्तान में इस वक्त 150 से ज़्यादा, वैसे एक्चुअल फिगर उस वक्त 2024 में थी 151, बाकायदा उनके नाम भी हैं पूरे 151 के, कौन एक्टिव है, कौन थोड़ा सा कम एक्टिव है, कौन कहाँ एक्टिव है, सारी डिटेल है। तो 151 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक्टिव है। ये यूएनएससी की रिपोर्ट है 2024 की। अब साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है एक, SATP, आप इस पोर्टल पर जाएंगे, यहाँ से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में ऐसा एक भी स्टेट नहीं है, पाकिस्तान में वैसे कुल 4 बड़े स्टेट हैं, एक भी स्टेट नहीं है जहां कोई टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट न रहते हो। मतलब उनका कोई भी राज्य अछूता है ही नहीं। पाकिस्तान के हर स्टेट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं और बाकायदा वहां आतंकवादी हैं। दिसंबर 2023 में अमेरिकी पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया था और उस पर कहा गया था, ये सबसे बड़ी और अजीब चीज़ थी उस डॉक्यूमेंट में जो दिसंबर 2023 में अमेरिकी पार्लियामेंट में पेश किया गया, ये रिकॉर्ड पर दस्तावेज है, इधर उधर हवाई नहीं। उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में जो 150 या 151 टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके सिर्फ 5 काम हैं और वो 5 तरीके के काम करते हैं। मतलब 150 ग्रुप लेकिन काम सिर्फ 5, छोटे बड़े सब अलग अलग बटे हुए हैं लेकिन करते सिर्फ 5 काम है। अब जो 5 काम है वो क्या है? पहला, पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट ग्रुप का जो पहला काम है, और ये सब बटे हुए हैं अलग अलग, आगे आपको पता चलेगा, कि जो दुनिया के किसी भी देश पर हमला करे। कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो दुनिया के किसी भी देश में वो जाकर हमला करेंगे, ये पहला है। दूसरा, जो सिर्फ अफगानिस्तान में हमला करेंगे। तीसरा, जो सिर्फ कश्मीर को निशाना बनाएंगे। चौथा, जो पाकिस्तान के अंदर ही हमला करेंगे, जो लगातार पाकिस्तान हर दूसरे दिन वहां हमला होता है। और पांचवा, जो शिया वाले मेजोरिटी के इलाके हैं वहां शियाओं पर हमला करेंगे। 150 टेररिस्ट ग्रुप और उनके हिस्से में और उनके जिम्मे ये 5 काम, और ये 5 काम बटे हुए हैं। अब ये 5 काम कौन कौन करता है? छोटे मोटे तो बहुत करते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान के कुछ बड़े टेररिस्ट ग्रुप हैं और उनके हिस्से में ये काम दिया गया, एरिया बटा हुआ है। पाकिस्तान में कुल 3 ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं या 3 ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हालांकि इनमें पहला नाम आप सुनकर थोड़े से चौंकेंगे कि उसामा बिन लादेन तो मर गया, अलकायदा खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, अलकायदा को चलाने वाले अब भी चला रहे हैं और रहते हैं। जब आप सुनते हैं कई जगहों पे हमले होते हैं।
तो जो 3 ऐसे ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठ कर प्लानिंग करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं, उनमें पहला नाम है अलकायदा का, आज भी, जिसका चीफ ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में एक घर में छुपा हुआ मिला था और जिसे अमरीकी सील कमांडो ने गोली मारी थी। तो पहला अलकायदा। दूसरा है अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ग्रुप, पाकिस्तान में ही काम करता है। अलकायदा दूसरे नंबर पर, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और तीसरा है इस्लामिक स्टेट खुरासान। इसकी कहानी आपको डिटेल में सुनाई है। इस्लामिक स्टेट खुरासान मतलब पूरा साउथ ईस्ट एशिया पर के लिए जो खतरा है। तो ये 3 ऐसे ग्रुप हैं जो दुनिया के लिए खतरा है। इनका काम ही है कि दुनिया के किसी भी देश में कुछ ऐसा ऑपरेशन चलाना हो तो या तो अलकायदा होगा, या फिर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा, या इस्लामिक स्टेट खुरासान होगा। ये तीनों मेन फोकस इनका वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से देश, दुनिया के अलग अलग देशों को चुनना और वहां आतंकवादी हमले करना। और तीनों पाकिस्तान में अच्छा खासा इनका बेस है। अब दूसरे नंबर पे जो 5 काम करने वाले हैं, तो पहला ग्रुप तो हो गया दुनिया के देशों पर। अब दूसरा एक ग्रुप है जिसको खास सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान को ही सामने रखकर अपना ऑपरेशन चलाना होता है। तो जो अफगानिस्तान पर हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, यानी टेररिस्ट ग्रुप है, उनमें से 2 सबसे बड़े हैं। जैसे 3 वर्ल्ड के लिए थे, 2 अफगानिस्तान के लिए जो डेडिकेटेड है, सिर्फ अफगानिस्तान ही आप देखोगे। उनमें से एक है अफगान तालिबान और दूसरा है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान का काम ही है कि अफगानिस्तान में उथल पुथल करते रहो, पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से और आईएसआई की मदद से अपना वो फायदा उठाने के लिए जब तक करेंगे। तो पहला हो गया वर्ल्ड, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, 3 और 2 5 आतंकवादी संगठन, तो ये हो गया मेजर। अब तीसरा आतंकवादी संगठन, और ये वो आतंकवादी संगठन है जो सबसे ज्यादा, वर्ल्ड को आपने देख लिया, अफगानिस्तान को देख लिया, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बैठे जो 150 हैं या 151, उनमें से एक मेजॉरिटी आतंकवादी संगठन की नजर हमेशा कश्मीर पर रहती है। उसकी वजह यह है कि जो कश्मीर में ज्यादा उथल पुथल करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फंडिंग मिलती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से, पाकिस्तानी आर्मी से, और फिर उनकी शाबाशी मिलती है, उनको उसी हिसाब से सहूलियत मिलती है, उनको उसी हिसाब से इज्जत दी जाती है। तो चाहे वो वर्ल्ड में करें, अफगानिस्तान में करें, लेकिन असली शाबाशी ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को उनके आका जो देते हैं वो कश्मीर के किसी ऑपरेशन पर देते हैं। और इसीलिए जो भी एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी वहां जब जन्म लेता है तो उसका पहला यही होता है कि कुछ कश्मीर में करो ताकि हम बड़े लोगों की नज़र में आ सकें। तो अब जैसे अभी जो पहलगाम में हुआ, इसकी जिम्मेदारी ली टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंट फोर्स ने, 2019 में बना। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर का, लश्कर तैयबा पे चूंकि बैन लगा, आईएसआई ने फंडिंग देना बंद कर दिया, डायरेक्टली चोरी छुपे दे रहा हो तो दे रहा हो। तो अब क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, आईएसआई टीआरएफ को दे रहा, क्योंकि अभी तक दुनिया की तो नज़र उस पर थी नहीं, पहलगाम के बाद देना मुश्किल हो जाएगा, तो इस टीआरएफ को दिया। लेकिन टीआरएफ का माई बाप कौन है कहने को? अगर आप टीआरएफ शैडो संगठन है तो लश्कर ही हुआ। तो लश्कर का मतलब हाफिज सईद, जो लश्कर का बॉस है, चीफ है। तो अब लश्कर की अगुवाई वाला मतलब हाफिज सईद के, ये कश्मीर में सबसे ज़्यादा, और कश्मीर के अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन यही करता है। पाकिस्तान में जितने भी 150+ ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट ग्रुप के, उनमें सबसे ज़्यादा इंडिया को लहूलुहान करने वाला लश्कर है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है मौलाना मसूद अजहर, वही जैश मोहम्मद का सरगना, जो पार्लियामेंट अटैक के लिए जिम्मेदार था, जिसने कश्मीर में एक कश्मीर विधानसभा के बाहर भी इसने ऑपरेशन किया था, एक और भी अलग अलग जगहों पे इसने किया। तो दूसरा है जो बड़ा, इनके हिस्से में सिर्फ कश्मीर ही आता है, चाहे वो लश्कर हो, मसूद अजहर का जैश मोहम्मद हो, हरकतुल जिहाद इस्लामी, ये तीसरा संगठन है जो कश्मीर पे ही फोकस रहता है। चौथा है हरकतुल मुजाहिदीन, इसके अलावा 5वां है हिजबुल मुजाहिदीन। ये 5 वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका टारगेट, जिनका निशाना ही कश्मीर है। तो 3 देखते हैं वर्ल्ड, 2 देखते हैं अफगानिस्तान, और 5 मेजर, छोटे मोटे तो न जाने कितने हैं और न जाने कितने पैदा होते रहते हैं। अब इन सारे ग्रुप को ट्रेनिंग देना, सारे इनकी फंडिंग करना, सर पे हाथ है आईएसआई का, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, और उसी के बहकावे में या उसी के भरोसे पर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और अपना काम करते जाते हैं। अब एक जो ये सारे 150 से ज़्यादा है,
अब ऐसा तो है नहीं कि सड़क चलते हुए किसी को पकड़ा और कहा कि चलो जाओ कश्मीर में अटैक करो या अफगानिस्तान में करो या दुनिया के किसी और देश में करो या फिर शिया बहुल इलाके में करो। तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनके टेरर ट्रेनिंग कैंप है और इनके लॉन्चिंग पैड है जहाँ से इनको भेजा जाता है, वो अलग अलग बॉर्डर के हिसाब से होता है। जो ट्रेनिंग कैंप है खास ज़्यादातर ट्रेनिंग कैंप पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। कुछ ट्रेनिंग कैंप जो जलालाबाद के बेटारसी में खालिद बिन वालिद शिनक्यारी, गढ़ी हबीबुल्ला, मंगल उमर बिन खिताब, खेवाड़ी, अत्तारा शीशा, एबटाबाद भी जहाँ ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, तरबेला, जफर इकबाल बाइबा, अल्फा 3 कंट्रोल रूम और काली घाटी हजीरा। इसके अलावा जो इनके अलग अलग और भी जगह पे हैं छुपा के जो चलाते हैं, गुजरावाला, लाहौर, मंगला, नॉर्दर्न एरियाज, मनसेरा, NWPF और भिम्बर, ये इनके ट्रेनिंग कैंप है जहाँ चलते हैं। और ऐसा नहीं, इसकी जानकारी हमारी एजेंसियों को भी है। इसके अलावा जो लॉन्च पैड है इनका, गुरेज सेक्टर में दुर्मत, डोमेल, मैकरून, मच्छल में दुधनियाल, इसके अलावा माछिल, डोगा, केरन में चक, जनवाल और तेजियान, करनात में कठा, कटरा, बेहक, नौगाम में लीपा, गुलमर्ग में हिलन, बहादुर, उस तरफ फिर मनसेरा भी है, पुंग, उसके अलावा और समानी भी है। तो ये तो इनके रहे वो सारे टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड जहां ट्रेनिंग दी जाती है। अब सवाल ये कि इनके ट्रेनिंग जो दी जाती है टेरर कैंप या फिर इनके लॉन्चिंग पैड, हमारी एजेंसियों के पास भी इसकी जानकारी है। जो लास्ट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ऐसे ही कुछ ट्रेनिंग कैंप जो थे टेरर कैंप, उनको निशाना बनाया गया था। अब उन्होंने अपने तरीके बदल दिए। अब वो उन्हें पता है कि जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आप बिल्कुल बॉर्डर के करीब करते हैं, क्योंकि फिर आप किसी देश की वायु सीमा में, एयर स्पेस में बहुत अंदर तक घुसते हैं, तो एक तरह से वो उल्लंघन भी है इंटरनेशनल लॉ का, और दूसरा आप वॉर की एक तरह से दावत है, जंग की दावत है। तो इसीलिए ऐसे ट्रेनिंग कैंप या टेरर कैंप बॉर्डर के पास इसलिए रखते हैं। एक तो उनको टेरर के बाद ट्रेनिंग देने के बाद बॉर्डर क्रॉस करना ईजी होता है, उनको बहुत दूर से आना नहीं पड़ता। तो यही वजह, और पीओके और अपना कश्मीर सटा ही हुआ है, तो नज़दीक रखते थे। लेकिन जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पुलवामा के बाद, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी और अब वो थोड़ा सा दूर ले गए, ताकि ऐसा कोई स्ट्राइक हो तो ऐसी आबादी के बीच में हो कि ताकि पाकिस्तान चिल्ला सके कि आम लोगों की कैजुअल्टी हुई है, ये वो इलाका है, ये ट्रेनिंग कैंप नहीं है, यहाँ तो स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है। तो इसलिए वो वहाँ ले गए सिर्फ उन्हें बचाने के लिए। तो ये तरीका बदला उन्होंने, लेकिन असली तरीका नहीं बदला। इन 3 पाकिस्तानियों का जिन्होंने कि पहलगाम में गुनहगार हैं उस हमले के, पूरे सबूत भारत ने दुनिया के कई देशों को दिखा दिए। पाकिस्तान को भी बताया कि इसमें आपकी सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि तीनों पाकिस्तानी हैं। लेकिन इन तीनों सबूतों को देख कर क्या पाकिस्तानी उनके आकाओं को सौंप देगा? सिर्फ एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अजमल कसाब, जिसकी पूरी फैमिली पाकिस्तान, मीडिया ने ही टीवी पर उठाकर दिखा दिया कि वो पाकिस्तान के किस गांव का है, उसका बाप क्या करता है, भाई क्या करता है, घर कौन सा है, सारा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। आज भी पाकिस्तान अजमल कसाब को पाकिस्तानी नहीं मानता, कभी रिकॉर्ड पर नहीं कहा कि उसने ये पाकिस्तानी है। तो जिस अजमल कसाब को पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने ही बेनकाब करके दिखा दिया कि भाई ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हुकूमत ने आज तक नहीं माना। तो जब इतना बड़ा प्रूफ, इतना बड़ा सबूत, सब कुछ सामने आने के बाद वो नहीं माना, तो क्या लगता है ये सबूत देने के बाद वो मान जाएगा? मुंबई जो 26 से 11 था, उसके सबूत कब के दे चुके हैं, मान गया। दाऊद इब्राहिम के कराची के क्लिफ्टन रोड में वो कहाँ पर है, घर का फ़ोन नंबर क्या है, सब जानते हैं। पाकिस्तान को है नहीं मालूम। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये हुआ कि हाफिज सईद, वो अब तक लाहौर में उसका ठिकाना था, लाहौर से उसको हटा दिया गया। आपको दाऊद इब्राहिम अब क्लिफ्टन रोड पर नहीं है, ये भी कहा जाता है कि अब उसको हटा दिया गया। साथ ही लखवी, उसका भी ठिकाना बदल दिया गया। मौलाना मसूद अजहर जो बहावलपुर में रहा करता था, उसका भी ठिकाना बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी तरीके से स्ट्राइक ना हो और ये सारे निशाने पर ना जाए। तो किसने ठिकाना बदला और इनको कहाँ छुपा कर रखा गया? इन सभी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपनी निगरानी में, अपनी सुरक्षा में गुप्त ठिकानों पर रखा हुआ है, बचाने के लिए इंडियन फोर्सेस से। लेकिन जाहिर है कब तक बचेंगे? पर दूसरा सवाल ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम कितने भी सबूत दें वो कुछ करेंगे नहीं। और इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि
ये मुमकिन नहीं है कि हम पड़ोसी बदल सकें, क्योंकि पाकिस्तान अब जो जिस जगह पर है और वो एक ज़मीन का टुकड़ा है, अब ज़मीन के टुकड़े को उठाकर तो आप ये नहीं कि किसी और देश को हिलाकर बसा दें। एक ही तरीका है, ना पड़ोसी बदलें, तो ये है कि उस जगह को ही अपने पास ले लें, तो फिर ये है कि पड़ोसी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर कंट्रोल में रहेगी चीज़ें। लेकिन ये सारी बातें तो खैर दूर की हैं। सवाल ये है कि अगर पड़ोसी नहीं बदल सकते अपनी मर्जी से, तो फिर ऑप्शन क्या है? और पाकिस्तान आज से नहीं 3 दशक से ये कर रहा है, और अब भी वो नहीं मान रहा है, जबकि उसका डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम ये गंदा काम कर रहे हैं। तो फिर क्या हल है? और ऐसे लोगों से क्या हल की उम्मीद भी करें कि ये आगे बाज आ जाएंगे, जो अपने ही देश में अपने ही लोगों को मस्जिदों में घुसकर भी मार रहे? वो कैसा इस्लाम, मुसलमान और जिहाद? ये सब एक ढोंग ही तो है, एक तमाशा है। असली तो कुछ और खेल है, वही पावर, वही सत्ता, वही लालच, वही ताकत। मतलब 47 के बाद से आज तक यही हाल रहा है। सोचिए अगर एक अच्छा पड़ोसी होता, हमें आप सोचे ना कि हमारे घर के पास में एक अच्छे पड़ोसी होते हैं कि अगर कोई बीमार है देखने आ जाए, अगर घर में कुछ खाना नहीं बन रहा, कई लोग पूछते हैं, खाना दे जाते हैं, दिन भर में हालचाल पूछने आते हैं, आपकी खुशी में शामिल होते हैं, आपके गम में शामिल होते हैं, तो अच्छा लगता है। और कहते हैं कि पड़ोसी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर घर में मान लीजिए कुछ हो ना जाए तो आपके रिश्तेदार पहुँचें उससे पहले पड़ोसी आपके तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपके दरवाजे के सामने रहते हैं। पर पड़ोसी बुरा हो तो फिर तो रहते हुए भी डर लगता है कि पता नहीं वो क्या करते। तो बात तो वाजपेयी साहब की बिल्कुल बजा है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ये पड़ोसी सुधरने वाला नहीं है, ये भी उतना ही हकीकत है। देखिए पहलगाम का बदला किस तरीके से ले जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग चुप बैठेंगे।